सफिशिएंट का मतलब कि आप हेलो एवरीवन वेलकम टू मंदी क्लासेस माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो आज भी हम सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है और आप अपनी परसेंटेज से सेटिस्फाइड है, देन डू व्हाट यू आर डूइंग, जो वो कीजिए जो आप कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स, आपको पता है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तीनों सब्जेक्ट्स में टाइम बढ़ा दीजिए, बस इजी इट इज, समझ गए। और सर 15 तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा आगे जा रहा हो, तीनों वही चमत्कार हो रहे हैं, तो तीनों एक ही जैसे रहते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो सही है। अगर आपके मार्क्स कंसिस्टेंटली कम आ रहे हैं, अब आप ये कहोगे सर मेरे तो तीनों में 33 आ रहे हैं परसेंटेज, फिर मैं ये बोलूंगा भले ही कंसिस्टेंट हो, पास हो जाते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा कर रहे हो। मुझे वो 33 से 80-90% पर लेके आने हैं। इस बार टेस्ट में मैंने केमिस्ट्री में मोस्टली तुक्का लगाया, फिर भी फुल मार्क्स, क्या बात है, मोस्टली तुक्का। सर भाई ये किस्मत उनके हमें भी बांट तुक्के का दे। तरीका बताने के लिए बोलो, हमें भी चाहिए सर ऐसा तुक्के का तरीका। मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं कुछ टेस्ट में 2-3 बार से, सुना ना कि मार्क्स कम आ रहे हैं। बेटा टेस्ट जो हो जाता है उसके बाद में उस टेस्ट को रिवाइज किया करो, उसके क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करके देखा करो, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। दूसरी चीज, अगर मार्क्स कम आ रहे हैं प्रैक्टिस बढ़ाइए, और कोई इलाज नहीं है, थ्योरी कीजिए प्रैक्टिस बढ़ाइए, थ्योरी कीजिए प्रैक्टिस बढ़ाइए। मैं एक्चुअल में बहुत कुछ सोचता हूँ आप लोगों के बारे में कि वन शॉट वाले लेक्चर बनाऊँ, एडवांस भी करवाऊँ, ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मुझे कि मैं बहुत कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी मैं खत्म कर दूं, है ना। टेस्ट एनालिसिस बहुत ज्यादा हेल्प करता है बेटा। टेस्ट एनालिसिस मतलब टेस्ट में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ उसके आंसर देख के आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, वो आपको आना चाहिए हर कीमत पर। टेस्ट होने के बाद वाला रिजल्ट आपको पक्का आना चाहिए, पहले वाला आता हो ना आता हो भाड़ में गया। पहले वाला एक भी क्वेश्चन नहीं आता था आपको टेस्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेस्ट खत्म होने के बाद आप उसको अच्छे से याद कीजिए और उसका आंसर आपको आना ही चाहिए टेस्ट खत्म के बाद। ठीक है, क्लियर है। हाँ, जैसे अंशिका बोल रही है ना मेरे डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो वो टेस्ट का एनालिसिस के बाद डाउट क्लियर होते हैं, और बहुत अच्छी बात है। और उसमें जो चीज आपको नहीं आ रही थी, ऑन द स्पॉट नहीं आ रही थी, उसको नोट कीजिए अपने नोट्स में, वो है असली वाले नोट्स, उन चीजों को, है ना। वो जरूर बेटा, सुना ना बेटा, वो जरूर करना चाहिए, है ना। टेस्ट का एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन आंसर सारे निकालिए। सर एक तो लैंग्वेज भी बहुत हार्ड आती है, टेस्ट में समझ नहीं आता क्या लिखा है। ये तो आनी चाहिए बेटा। देखो क्वेश्चन समझना आसान नहीं है, मुझे पता है, और ये आपको प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। ये किसी भी तरह से सही नहीं किया जा सकता, बहुत सर सोचना मतलब पड़ेगा। फिजिक्स में तो समझ में नहीं आता लिखा क्या है। क्वेश्चन के लेवल तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी में ऐसी ही लैंग्वेज आती है, सिंपल करके क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, और ये आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए हर रोज टेस्ट होते हैं, हर हफ्ते टेस्ट होते हैं, और उस टेस्ट को खत्म होने के बाद उनके आंसर्स और उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनको चेक किया कीजिए। सॉल्यूशंस के हिसाब से देखिए आपने सही क्वेश्चन लगाया कि नहीं। अगर वो गलत है तो उसका क्वेश्चन सॉल्यूशन चेक करके आप उसको सही कीजिए और अपने नोट्स में नोट कीजिए, अगर कोई नई चीज सीखने को मिली तो। और नोटबुक और पेन से उसको सॉल्व करके देखना, अगर वो नहीं करते ना फिर सॉल्यूशन चेक करने का कोई फायदा नहीं है। नोटबुक और पेन से मतलब एक तरह से वो सारे क्वेश्चंस नोटबुक और पेन से आपके सॉल्व होने चाहिए, जो आपको नहीं आते थे। जो आते थे सही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं आते थे और जो गलत हो चुके हैं पेपर में, उनको नोटबुक और पेन से सॉल्व कीजिए अपने हाथों से। हर टेस्ट को ऐसा करके देख लो, कमाल का बेनिफिट मिलेगा, बहुत कमाल का, गारंटी देता हूँ, है ना। खैर देखो, अंशिका जैसे किस्मत नहीं होती कि केमिस्ट्री में फुल ऑन फुल आ जाए और तुक्का लगाने पर, ये रेयरली होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो अंशिका को आता ही होगा। ऐसा मत समझना कि 100% ब्लंडर काम करता है। उनके तो तुक्के भी सही जाते हैं, मैं कभी भी तुक्का लगाता हूँ, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में, कभी मेरा तुक्का सही नहीं जाता। पूछो मत बेटा, बस पूछो मत इस बात को। तो पता है मैंने मतलब नेट का एग्जाम 80 मार्क्स के ऊपर अटका हुआ था मेरा, मतलब 80-90। अगर मान लो 95 वो जा रही है ना कट ऑफ, तो मेरे कितने आते थे 90 85। अगर 90 जा रही है तो 80 आते थे। 10 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर ऐसे अटका हुआ था मैं, समझ रहे हो, हर बार कई साल अटका रहा। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मैंने सोचा तुक्के मारता हूँ। मैंने भी सोचा, मैं कहा 2-3 क्वेश्चन की तो बात, 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन सेट आ गए तो बस, मैं कहा 3 नंबर को 3 क्वेश्चन को तुक्के मार के सर रखा। नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी फिर। नेगेटिव थी, 3 माइनस हुए किस्मत सर इतनी इसीलिए खराब। तुक्का मारने का मन नहीं करता। अरे मतलब कईयों के साथ होता है बेटा, मेरे साथ भी ऐसे ही है। मतलब मैं तो गलती से भी तुक्का लगाया ना,
कि यार चल एक तो चांस ले सकते हैं, वो पक्का नेगेटिव ही जाएगा, पॉजिटिव ये तो सर ये सबकी किस्मत गलती से भी ना जाए। मेरे लेकिन साथ कुछ इसलिए सर पढ़ना जरूरी हो जाता है। कुछ बच्चों के भाई, कुछ बच्चे ऊपर से लिखवा के आते हैं तो डेफिनेट है उनका ना, मतलब कहते हैं कि वो गलत को भी तुक्का हाथ लगा देना, वो भी क्वेश्चन सही हो जाता है। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला, कहता सर मैं ऑर्गेनिक में ना, पहली बार उसने नेट क्वालिफाई किया तो वो कहता सर मैं ऑर्गेनिक में ना मोस्टली, कहता 2 में अटका हुआ था, 2 में, ये इन दोनों में से एक आंसर सही है। कहता मैं तुक्का लगा के आया था और उसका नेट निकल गया। मैं कहा वाह भाई क्या किस्मत है यार। और मैं कहा तू मोस्टली अटका हुआ था, मैं कहा यहाँ तो 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अटके हुए थे, मैं कहा मेरे तो 3 सॉल्व नहीं हुए तुक्के से भी, और मैं कहा तेरे मोस्टली सॉल्व हो गए। गॉड गिफ्टेड, मतलब हमें जो आता है ना वो सच में आता है, और कुछ लोगों को आता नहीं है लेकिन उनका लक साथ दे देती है ना, तो होता है भाई। भाई तुक्के सही होते हैं बहुत अच्छी बात है बेटा, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप टेस्ट के अंदर, किसी भी टेस्ट के अंदर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो आप टेस्ट के अंदर डेफिनेटली अगर आप सोच लें और थोड़ी बहुत भी तैयारी अच्छे से करें, तैयारी तो अच्छे से करनी सर पड़ेगी, हमारी किस्मत अच्छी नहीं, चलो ऊपर चलते लेकिन हैं। आप पास हो सकते हैं ना, तो ये जरूर ध्यान रखना। सर अमन लिख रहा है सर मेरे अमन अभी ने एनडीए में तुक्के मारे और बस उसने तो कल्याण कर दिया। उतने मेरे नेगेटिव गए, क्या बात है भाई, ऐसा ही होता है बेटा, पूछो मत। पता मैंने नेट का पहली बार एग्जाम दिया ना, पहली बार सब तुक्के मार के आया था, मुझे कुछ आता तो था नहीं। ए सेक्शन था मेरा, ए सेक्शन के अंदर जनरल एप्टीट्यूड आता, तो 9th-10th को मैं काफी साल मैंने वो पढ़ाया, 2002 से 2008 तक 6 साल मैंने मैथ साइंस पढ़ाया, तो 9th-10th की वजह से, 9th-10th की वजह से मेरा ए सेक्शन बहुत अच्छा था। 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 करने थे, 15 में से 15 मेरे सही होते थे, 30 में से 30 नंबर आते थे। वो 30 मार्क्स में से भी मेरे माइनस में हो गए थे, बाकी के सारे ही आंसर गलत, जो भी मैं लगा के आया। इतनी अच्छी किस्मत है मेरी कि मैं अगर लगा रहा हूं ना तो कोई सही नहीं मिलेगा, गलत सारे मिल सकते हैं। सर नोबिता हो गया हम लोग तो, वो भी जब भी लगाता है गलती होता है उसके। बस वही चलो खैर भाई कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाला जानता है, पता नहीं भाई हमने क्या ऐसा किया था कि हमें अच्छी इन किस्मत सब से मिली, पूछो है ना। सर, इन सब से पूछो, मैंने मैथ की क्लास में तुक्के मारे और आज तक मेरा कोई सही नहीं गया। कोई दिक्कत नहीं है, तो तुक्कों की बजाय हम थोड़ा अपना मेहनत पर विश्वास रखें, यानी यहाँ से आपको अंदाजा होगा। मैं आपको एक चीज, एक और इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक पड़ोसी है, वो ना दिवाली वाले दिन लॉटरी खरीदता था, तो अंकल जी थे वो, ठीक है अभी नहीं है वो इस दुनिया में, तो मैं कहा अंकल जी आप लॉटरी क्यों खरीदते हो, मैं कहा ये तो सट्टा होता है एक तरह का। कहते नहीं मेरी तो हर बार निकलती है। कह रहे कुबेर देवता खुश हो जाएंगे। मतलब पूछो मत यार, मैंने कहा मैं अगर मतलब गलती से भी कुछ, अगर मेरे को नॉलेज नहीं है और मैं कुछ बताता हूँ तो 100% गलत ही होता है वो, लेकिन वो बंदे की इतनी मतलब किस्मत अच्छी थी कि उसकी हर बार लॉटरी निकलती थी, और उसने मुझे प्राइस दिखाई दिए, देख वो 1000-2000 की खरीदता था, और 1000-2000 की उसके अंदर क्या था, पटाखे 1000-2000 के बजाय उसके बजाय लॉटरी ले लेते हैं, और उसका 5-4 हजार रुपए का गिफ्ट कुछ ना कुछ मिलता था उसको हर बार। इतनी अच्छी उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। मैंने कहा मेरी तो इतनी खराब है कि मैं 1000-2000 का खरीदूंगा तो मैं कहा उसके अंदर और ऊपर रुपए मेरे को शायद और भी देने पड़ जाए, 1000-2000 के ऊपर टिकट का रेट बढ़ जाएगा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सब में सीक्वेंस वाइज बी लगाऊं बट तब भी सभी गलत हो गए बी वालों में कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए ओवरऑल तो 0 ही आएंगे इस तरह से पेपर बनाया जाता है कि अगर आप सारे ए लगाए, सारे बी लगा दिए, तो ओवरऑल रिजल्ट 0 ही आएगा। शायद एक आधा नंबर बन जाए, शायद नेगेटिव बन जाए, ये याद रखेगा। और सर अगर अगर चेंज करते रह गए तो फिर तो नेगेटिव माइनस में जाएगा। नेगेटिव ही पक्का आएंगे, ठीक है कोशिश मत करना। ये सारी चीजें मैंने ना पेपर पेन लेके नेट के एग्जाम के लिए एक एक चीज सोच रखी है, यूं मार्क लगा के हर एक क्वेश्चन का ABC देखा मैंने कि यार मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। मैंने ये भी देखा ए कितने सही है, बी कितने सही है, सी कितने सही है, डी, अरे सब बराबर मिलते थे। एक आधे क्वेश्चन का फर्क मिलता था, कभी ए ज्यादा है 1 या 2, कभी बी ज्यादा है, कभी सी ज्यादा है, कभी डी ज्यादा है। उसको भी मैंने सीक्वेंस किया, पिछले 10 सालों के पेपर को एनालाइज किया कि मैं कहा मैं कुछ ना कुछ तो सही करके आऊंगा, और उसके बाद में जाके मैंने कुछ तुक्के लगाए हैं कि यार ठीक है तैयारी नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से तो चलो कुछ तुक्के लगा दो, और उसके बावजूद आप सोचिए बेटा वो भी गलत निकले तो अपनी तो बहुत माड़ी है ना।
जिन लोगों का भला किया उनका फल तो आपको अनएक्सपेक्टेड बेटा मिलेगा, ठीक है। अच्छी देखो, वो भगवान का देना है, मैं एक्सपेक्टेशंस नहीं करता हूँ। मैं भगवान पर चलता हूँ कि अच्छा किया निकलो, ठीक है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। भगवान हमें लक नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, हम मेहनत करके निकलेंगे। कईयों की लक होती है ऐसे कि वो गोडे रगड़ते हैं, बहुत ज्यादा गोडे रगड़ते हैं, इवन दे आर टैलेंटेड, फिर भी उनको गोडे रगड़ने पड़ते हैं। मैं उनमें से ही, मुझे पता है भगवान ने ही टैलेंट दिया, मेरा नहीं है, ठीक है। लेकिन भगवान ही प्रॉब्लम्स देता है, हम सीधे सीधे नहीं चलते, है ना। बिल्कुल बेटा, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना तो है ही है। एक बात माना है, मेरा सिर्फ एक बात माना है। माना है क्या कह रहे हो बेटा? अजय चलो कोई बात नहीं, हम लेसन शुरू करते हैं यार, है ना, कुछ करना भी तो है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए भाई अब यहाँ पर, ठीक है। उससे पहले सॉरी, हमारा ये रह गया था ना कुछ यहाँ सर 14 टाइप, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? प्रोसेस हो रहा है, पूरी स्लाइड आ गया। देखिए आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी बताऊं, ठीक है बेटा, आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी बताता हूँ। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर उसका ना डायग्राम है आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक का, बट इतना हैंग क्यों हो रहा भाई? ये देखिए, ये रहा बेटा आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक का, इसी पीडीएफ में, और पहले वाली में मैंने बना के दिया था आपको, इस पीडीएफ में है। देखिए आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, अगर ये देखिए ब्लैक वाले आइटम है, ठीक है, फिर ये व्हाइट वाले आइटम है, ठीक है। व्हाइट वाले आइटम्स का गैप ज्यादा, ब्लैक वालों का कम है, अगर आप देखेंगे तो, है ना। व्हाइट वाले आइटम बड़े हैं साइज में, ब्लैक वाले छोटे हैं। तो अब देखो, अगर इसको मैं ऐसे काट देता हूं तो इन एटम्स का गैप आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे काट देता हूं C2D, तो देखो क्या हो रहा है, ब्लैक और व्हाइट के बीच का गैप तो काफी कम है। अब गैप कम है, अगर मैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी की वायर जोड़ता हूं तो गैप कम है, इलेक्ट्रॉन जल्दी ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, रेजिस्टेंस कम बनेगा, गर्म कम होगी ये, और गुड कंडक्टर का काम करेगी। अगर ऐसे मैंने CD टाइप में अगर वायर जोड़ी तो, मतलब मैं इसको ऐसे काट लेता हूँ, काट लिया, ऐसे काट सकता हूँ ना इस मेटल को ऐसे, यस सर ठीक है, दोनों तरफ से, और इसको एक गोल वायर में बना लो और यहाँ पर दूसरी वायर जोड़ दो तो गुड कंडक्टर। लेकिन यही मेटल अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं, इस तरह से, मतलब ऐसे काट लेता हूँ इसे ऐसे, और यहां से जोड़ूंगा तो यहाँ गैप ज्यादा है, इसीलिए ये गुड कंडक्टर नहीं होगी, उतना गुड नहीं जितना पहले वाली में था। मतलब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बदल गई अलग एंगल से काटने पर। इसको ऐसे लो, आपने देखा होगा डेफिनेटली, और ये जानते भी होंगे। जैसे लकड़ी है, ये लकड़ी का एक गट्ठा है, लोट ऑफ ए वुड, जो तना काटते हैं हम, तना, ट्रंक, ये लकड़ी का एक ट्रंक है, ठीक है, और इसको मैंने काट रखा है। अब देखिए इस पर, यहां पर अगर कुल्हाड़ी मारी जाए, इस जगह पर अगर कुल्हाड़ी लगाई जाए, तो बताइए आप लोग कि इस जगह पर जो कुल्हाड़ी लगेगी वो इसे यहां से बीच से आसानी से चीर सकती है ना, और ये दो टुकड़ों में फट जाएगी, क्योंकि लकड़ी के रेशे ऐसे होते हैं, रेशे समझते हो, फाइबर्स इस तरह से होते हैं सारे फाइबर। तो ये एक दूसरे से, यहां पर जो एक दूसरे से चिपके हुए हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन अगर मैं इसी लकड़ी को कुल्हाड़ी से अगर मैं ऐसे काटता हूं, अब आप बताओ अगर ऐसे कटेगी ये, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइबर को काटना पड़ेगा। लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, फाइबर्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है। लेकिन अगर आप पैरेलल में काट रहे हो, इस उंगली को काटना हो, इनको अलग करना हो, बड़े आराम से कर दोगे, लेकिन इस उंगली को काटना हो तो मुझे इसके अंदर वाले फाइबर, टेंडन, हड्डी सब काटनी पड़ेगी, बट इसको अलग करना हो दैट्स इजियर। तो ऊपर से अगर काटेंगे, लॉन्गिट्यूडनल काटेंगे, इजीली कटेगा, लेकिन अगर ऐसे काटेंगे, समझ गए बात, तो एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी ज्यादा लगेगी और ये कटेगी भी नहीं आसानी से। तो वही कहानी यहां पर होती है बेटा, कि मेटल को, वही लकड़ी है ना, लकड़ी तो अलग नहीं है, समझ गए ना बात। वैसे ही अगर मेटल को ऐसे काट रहे हैं या ऐसे काट रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल तिरछा काट रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, क्योंकि उनका पैटर्न परफेक्ट है। इसको ऐसे लगा लो, ये है, ये सीधी कुर्सी है, फिर ये सीधी कुर्सी, ये सब सीधी चेयर्स हैं रूम में, ये उल्टी चेयर्स है, इस तरफ है माउथ इनका, इस तरफ, फिर से सीधी, फिर से उल्टी, ऐसे लगी हुई है। बट अब मैं अगर इसे ऐसे काट देता हूं, तो यहां से काटने पर ये सारी सीधी चेयर एक डायरेक्शन में आ गई, या फिर ये वाली उल्टी चेयर एक डायरेक्शन में आ गई, ठीक है, तो मुझे अलग प्रॉपर्टीज मिलेंगी। बट अगर मैं इसे ऐसे काटता हूं तो मेरे पास सीधी उल्टी चेयर का एक पैटर्न बनेगा, जो कि अलग प्रॉपर्टी रखेगा। इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब अलग हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं एन आइसोट्रोपी।
एन आइसो, एन का मतलब नहीं है, आइसो मतलब सेम, ट्रोपी यानी इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एन आइसोट्रोपिक है। तो मेटल्स या फिर यूं कहिए नॉट ओनली मेटल्स, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका परफेक्ट पैटर्न होता है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एन आइसोट्रोपिक। क्लियर है भाई जिसने पूछा था ये? यस सर। है ना। अब दूसरी बात करते हैं, आइसोट्रोपिक क्या होगा। अब देखिए यहाँ ग्लास का स्ट्रक्चर बता रखा है, ठीक है, 2 डायमेंशनल। ये क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज क्या, अगर मैं इसको ग्लास को ऐसे काटता हूँ, क्वार्ट्ज वही घड़ी के अंदर जो SiO2 होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्योर, उसको क्वार्ट्ज बोलते हैं, जब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में जम जाता है, ठीक है। तो ये अगर ऐसे काटता हूँ, देखो ये खड्डा आ गया, फिर ये इतना सा एक बॉन्ड आ गया, फिर से एक गड्ढा आ गया, फिर इतना बॉन्ड आ गया, फिर से गड्ढा आएगा, फिर एक बॉन्ड आएगा, फिर से गड्ढा आएगा, है ना। तो इस तरह से यहाँ आपको बार बार डेप्थ और बॉन्ड, डेप्थ और बॉन्ड, डेप्थ और बॉन्ड, हर जगह सेम प्रॉपर्टी मिल रही है। लेकिन अगर मैं इसी को अगर ऐसे काटूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड यही है, तो यहाँ क्या आ रहा है, गड्ढा आ रहा है, फिर से गड्ढा, फिर से गड्ढा, तो ये ऐसा, ये समझ में आ गया भी पैटर्न। यस सर। तो ये दूसरी तरफ से काटने पर पैटर्न बदल गया, इसका मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये एनाइसोट्रोपिक है, दोनों तरफ से काटने पर इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेंगी। लेकिन ये क्या है, ये SiO2 क्वार्ट्ज है, प्योर क्रिस्टलाइन। यही ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, अगर वो शीशा होता है, SiO2 का ही शीशा ग्लास, जो कि क्या है, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ग्लास, इसलिए ये पॉलीमर नहीं है बट मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल। तो कोई मॉलिक्यूल कहाँ फंसा है, कोई मॉलिक्यूल कहाँ है, क्योंकि मिक्सचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो है नहीं है। इस वजह से ग्लास जो है वो क्या होता है, अमोर्फस होता है। क्लियर है, अंदर वाली सेटिंग अमोर्फस, बाहर से तो प्लेन ही नजर आएगा। तो अब अंदर वाली सेटिंग क्योंकि अलग अलग है, तो देखो मैंने इसको ऐसे काटा, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये अलग है, इसकी शेप अलग है, इसकी अलग है, और ये देखिए ये बड़ा है। यानी कि आप इनके साइजेस देख सकते हैं, आपको समझ आएगा कि अलग अलग साइजेस हैं। ठीक है भाई, अब मैंने इसको ऐसे काट दिया, अगर मैं इसे ऐसे काटूं तो अब भी आप ध्यान से देखेंगे तो साइज अब भी अलग अलग ही हैं, सेम साइज नहीं आ रहे हैं, हर तरफ से अलग अलग साइज ही आ रहा है। मतलब किसी भी डायरेक्शन से काट लो ये सेम टाइप की प्रॉपर्टी दिखाएगा, सब उल्टे पुल्टे हैं, सब कुर्सियां चेयर उल्टी सीधी लगा रखी हैं, तो इसलिए सर सबसे बड़ा मतलब गैप किसमें होगा? बेटा देखो सबसे बड़ा यहाँ मत देखिए, ये सिर्फ एक फॉर एग्जांपल के लिए कर रखा है, क्योंकि जब आप मॉलिक्यूल को काटते हो तो आप एक मॉलिक्यूल को तो काटोगे नहीं, ऐसे ऐसे लाखों ऐसे ऐसे बनेंगे, लाखों, किसी में कम किसी में ज्यादा, लाखों हैं। तो उस हिसाब से ओवरऑल सेम आ जाएगा, सबका सेम, कोई छोटा कोई बड़ा, एवरेज सबका सेम आएगा, चाहे टेढ़ा काट लो चाहे सीधा काट लो। और यहां पर भी लाखों हैं, बिल्कुल है, लेकिन इनका एवरेज का, इनका तो जो डिस्टेंस निकलेगा वो परफेक्ट ही निकलेगा, एवरेज गई फेल नहीं। समझ में आ गया? मतलब ब्लैक और व्हाइट वाले के बीच में रहता है, ब्लैक और व्हाइट और व्हाइट के? नहीं, ये एवरेज थोड़ा आएगा, ये परफेक्ट आएगा बेटा, आप फिर से कंफ्यूज हो रहे हो। ब्लैक व्हाइट क्यों, अगर आपने ऐसे काटा तो ये ब्लैक वालों का गैप बनेगा, अगर ऐसे काट रहे हो ब्लैक व्हाइट का गैप पर, तो ब्लैक और व्हाइट का गैप तो एवरेज ही रहेगा ना, हमेशा परफेक्ट ही रहेगा, वो कम ज्यादा थोड़ा हो जाएगा। तो आप 2 ब्लैक और 2 व्हाइट के बीच का जो एवरेज गैप निकालोगे वो ओवरऑल का भी एवरेज निकलेगा, मतलब सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स को भी उठा लेते हो, वो जो एवरेज निकालोगे वो टोटल का एवरेज निकलेगा। बट यहाँ 2 मॉलिक्यूल के एवरेज से, जो हमारे ये नॉन क्रिस्टलाइन अमोर्फस है, 2 मॉलिक्यूल के एवरेज से एक का गैप मान लीजिए बहुत बड़ा है और दूसरे का गैप मान लीजिए बहुत छोटा है, 2 मॉलिक्यूल के एवरेज से आप नहीं निकाल सकते टोटल एवरेज, लेकिन यहाँ 2 मॉलिक्यूल के एवरेज से भी टोटल एवरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा उतना ही रहेगा। ये डिफरेंस है। यस सर। समझ गए? जी सर। बस, तो ये है भाई एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी के बीच में डिफरेंस। क्लियर है बेटा? तो ये वाला डायग्राम भी आप बना सकते हो, जो डायग्राम वहां पर बना हुआ है, ठीक है। और अब बात करते हैं इस डायग्राम की। तो यहाँ पर मैंने जो बताया था, मैंने आप लोगों को ये बोला था प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, ये क्या होती हैं। तो भाई ये यूनिट सेल्स है। देखिए प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब है वो यूनिट सेल जो जिसके सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर एटम हो, याद रखना, सिर्फ कॉर्नर पर, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुरानी, जो हर जगह होती है, उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया प्रिमिटिव। अब दूसरी बात करते हैं, प्रिमिटिव के बाद में दूसरी है बॉडी सेंटर्ड। अब देखो बॉडी सेंटर्ड में प्रिमिटिव तो होगी, याद रख लेना यूनिट सेल, ये तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी, मतलब कॉर्नर्स पर तो एटम होंगे ही होंगे, बट बॉडी के सेंटर में भी एक एटम होने वाला है, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड। क्लियर है? अब फेस सेंटर्ड देखिए, फेस सेंटर्ड क्या होता है,
तो फेस सेंटर्ड में हर क्या एक फेस पे एटम होगा और सारे फेस पर है। हाँ देखिए ऊपर वाली छत है, ये वाली ऊपर वाली छत है, इस छत के बीच में एटम है। फिर ये वाली दीवार है, साइड वाली दीवार, इसके बीच में एटम है। ठीक है, पीछे वाली दीवार, ये देखिए पीछे वाली दीवार, इस दीवार के सेंटर में एटम है, बिल्कुल है। सामने वाली फ्रंट वाली दीवार, आप हर एक दीवार का सेंटर देखिए, ये एटम है सेंटर में। ठीक है, साइड वाली दीवार, अगर आप इस दीवार को लेते हैं, है ना, इसके भी सेंटर में एक एटम है। क्लियर है, सबको दिख रहा है ना। नीचे वाला फर्श देखिए, फर्श के भी सेंटर में, हर फेस पर कितने फेस होते हैं एक क्यूब में? 6 फेस होते हैं। यस, 4 दीवारी जो चारों तरफ रूम के होती हैं, और एक ऊपर छत और एक नीचे फर्श, 4 दीवारी प्लस 2 चीजें। तो इस तरह से इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड। अब बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रिमिटिव पता लग गया, फेस सेंटर्ड पता लग गया, बॉडी सेंटर्ड पता लग गया। ठीक है, तो भाई देखिए क्यूबिक जो है, क्यूबिक जो यूनिट सेल होती है वो 3 तरह की हो सकती है। क्या आपको लगता है फेस सेंटर्ड पर प्लस बॉडी सेंटर्ड दोनों हो सकता है? अब ये एक सोचने वाली बात है कि प्रिमिटिव ठीक है, बॉडी सेंटर्ड ठीक है, फेस सेंटर्ड भी ठीक है, बट फेस सेंटर्ड के सेंटर में भी एक एटम हो सकता है क्या? भाई इन्होंने बोला है कि ये फेस के सेंटर के अंदर एटम यहां तो है, बट यहां इन्होंने नहीं कहा फेस सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, मतलब इसमें 3 ही हो सकती है। क्यूब में अगर आप बॉडी के सेंटर में एटम रखते हो तो फेस सेंटर नहीं हो सकता, फेस के सेंटर में एटम रखते हो तो बॉडी सेंटर, फेस के सेंटर में एटम रखते हो तो बॉडी सेंटर नहीं हो सकता, और बॉडी के सेंटर में एटम रखते हो तो फेस सेंटर नहीं हो सकता। क्यों भाई? ये फेस सेंटर और बॉडी सेंटर एक दूसरे को रिपेल करते होंगे, ये जमता नहीं होगा इनका, क्योंकि साइज ऑफ द एटम भी तो वेरी करेगा ना। यूनिट सेल आपस में एक दूसरे से टच करेंगे सारे एटम। यस, ये दूर दूर नहीं होते, ये पास पास एटम होते हैं, दूर तो बस दिखाए जाते हैं। हाँ भाई, क्लियर है बेटा? ये कौन Yes, सी sir. केमिस्ट्री चल रही है, ऑर्गेनिक या ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सॉरी फिजिकल केमिस्ट्री है बेटा। ओके। फिजिकल केमिस्ट्री है, और इसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड केमिस्ट्री है, टोटल फिजिकल केमिस्ट्री है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी के अंदर देखिए अब जरा, है ना। तो ये यानी अब यहाँ पर मेरा ब्रेविस लेटस समझाने का मतलब क्या था? जैसे यशवीर पूछ रहा था ना 14 टाइप की क्यों होते हैं सर ब्रेविस लेटस, तो ब्रेविस लेटर है क्या चीज? तो भाई 7 तरह की यूनिट सेल्स हो सकती हैं, और उसमें क्यूबिक में सिर्फ ये 3 अरेंजमेंट हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। एग्जाम्पल क्यूबिक के जिंक, ब्लेंड और कॉपर और NaCl, तीनों एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, क्यूबिक के बाद एक टेट्रागोनल होती है। व्हाट इज टेट्रागोनल? यहाँ पर टेट्रागोनल ये रही। ठीक है, तो टेट्रागोनल कैसी होती है? अब जरा देखिए, जिसमें A B इक्वल हो लेकिन C इक्वल ना हो। इसमें क्या होता है क्यूबिक में? तीनों साइडें इक्वल होती हैं, ईच एंगल 90 डिग्री, सबको पता है Yes, sir. ना? ये हम कल ही कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो वन साइड इज लार्ज, एक साइड, अगर क्यूबिक से एक साइड आप चेंज कर देते हैं तो वो बन जाती है टेट्रागोनल, क्यूबिक से टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल में एक साइड लंबी है, 2 साइडें इक्वल हैं, एंगल सारे 90 डिग्री है। इसमें 2 ही अरेंजमेंट हो सकती हैं, बॉडी सेंटर हो सकता है या प्रिमिटिव। इसमें फेस सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? भाई जो इलोंगेटेड साइड है, इसके फेस पर यहां रखोगे एटम और दूसरा यहां रखोगे, तो क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप कम है, समझ रहे हो मेरी बात? तो रिपेल कर जाएगा, रखने वाली नहीं है, मतलब इसमें फेस सेंटर्ड पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से इसमें सिर्फ बॉडी के सेंटर में एक एटम तो रख सकते हो, लेकिन फेस सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है। टेट्रागोनल, यस, गॉट इट गाइस, व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, टेट्रागोनल से आगे हम फिर से नीचे गए, ये बन गया ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है? यहाँ पर तीनों साइडें एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ध्यान देना, ABC तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, और एंगल सारे 90 है, मतलब एंगल 90 है। क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पता है ना, ABC इक्वल नहीं होती जिसमें साइड है। वैसे तो ये क्यूबॉइड है, टेट्रागोनल भी क्यूबॉइड है, बट हम इसको बोलेंगे कि सब कुछ अनइक्वल है, 90 डिग्री का एंगल, तो वो क्यूबॉइड होगा। अब क्यूबॉइड के अंदर देखो कितने पॉसिबल है, इसमें 4 हैं, एंड सेंटर्ड भी है। देखो अब ध्यान से, एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड में क्या एंड सेंटर्ड प्रेजेंट नहीं हो सकता था? अब एंड सेंटर्ड का मतलब समझना ध्यान से। वो कह रहा है कि अब याद रख लेना, प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर होते हैं रूम में, ध्यान देना, 8 कॉर्नर पर तो एटम मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह, हर किसी सेल में, वो होता था प्रिमिटिव। उसके अलावा कहीं और एटम हो तो हम उसको थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है, एंड सेंटर का मतलब है एक ऊपर एटम एक नीचे है, क्योंकि एक लंबाई में ज्यादा अगर हो तो इस तरह से, तो एक एटम ऊपर आ सकता है एक नीचे आ सकता है।
तो भाई एंड सेंटर्ड अगर एक ऊपर नीचे आ सकता है तो क्यों ना उसको फेस सेंटर्ड बना दे। बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप कम होगा। ठीक है, चलो फेस सेंटर्ड नहीं बन रहा, पर ये एंड सेंटर्ड क्यों नहीं बन सकता? कोई बता सकता है? क्यूबिक एंड सेंटर्ड बन सकता नहीं, इन चारों एटम्स को गायब कर दो, चारों एटम है ना? सर नीचे वाला गायब थोड़ी होगा। सॉरी, ये वाले। ठीक है, अब देखिए ये वाला है और ये वाला है। एंड सेंटर बनेगा तो फिर जो प्रिमिटिव है उसकी रिपल्शन नहीं होगा उनके दोनों एटम। प्रिमिटिव सर जो जैसे हमने चारों कोनों पे मेरी रख बात दिया, सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब फेस पर सभी फेसेस पर एक एक एटम लग सकता है, तो हमने उन चार एटम को हटाया ही तो है। तो जो हमारा क्यूबिक है वो क्यूबिक एंड सेंटर्ड क्यों नहीं हो सकता? बन सकते हैं सर। सर कोई एक साइड उसकी आइडेंटिकल होनी चाहिए, तीनों साइड सेम है, मतलब चारों साइड सेम है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? तीनों साइड सेम है, ए बी सी, तो ए आइडेंटिकल क्यों होनी चाहिए? मतलब क्या कह रहे हो? इनमें मतलब इनमें सर दो, जैसे अगर एंड सेंटर पे आ गया जो एटम, तो वो ऊपर वाले दोनों एटम से, ऊपर और नीचे वाले एटम से रिपल्शन फील करेगा, जबकि जिसमें एंड सेंटर्ड है उसमें लंबाई ज्यादा है ना उस साइड। मान ली तो फेस सेंटर्ड भी तो इसमें पॉसिबल है, क्यूबिक में फेस सेंटर्ड पॉसिबल है। फेस सेंटर मतलब 6 के 6 फेस पर है एटम, सोचिए आप लोग, 6 के 6 फेस पर है, तब रिपल्शन नहीं होगी। समझ में आ रही मेरी बात? ये देखिए बेटा, 6 के 6 फेस पर है, इन दोनों पर भी है, इन दोनों पर भी है, इन दोनों पर भी है, तब रिपल्शन नहीं होगी क्या? मतलब अभी तो ये मतलब इक्वल साइड्स है और बीच में सबकी सेम गैप है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर मैंने, सुनिए, मैं क्यूबिक का एग्जांपल ले रहा हूं। क्यूबिक के एग्जांपल में क्या होता है? फेस सेंटर्ड होता है, हर मतलब 6 के 6 फेसेस पर एक एक एटम पॉसिबल है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें से 4 एटम हटा दूं मैं, तो ये एंड सेंटर्ड बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर एंड सेंटर्ड का एग्जांपल क्यों नहीं दिया गया क्यूबिक में? वो भी तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है वो, लेकिन एग्जांपल नहीं दिया गया। कोई कारण है, मैं वो कारण जानना चाहता हूँ। समझ में आया मेरा क्वेश्चन? यस सर। तो सोचिए जरा कि क्या कारण है। सुनिए, जब क्यूब या लैटिस जब बनता है, तो इसके अंदर जब क्रिस्टल लैटिस बनता है, तो हमें ये पता है कि क्रिस्टल लैटिस के अंदर एंड सेंटर्ड के ऊपर अगर एटम आएगा और वो क्यूबिक है, तो फिर उसके बाकी के फेसेस पर क्यों ना आए? जब खाली जगह पड़ी है तो एटम वहीं फिट क्यों नहीं होता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? सिंपल है भाई, हो सकता है। तो जब सॉलिड को जमना है, तो वो जानबूझकर अपनी कोई साइड खाली रख सकता है क्या? इतनी हिम्मत है सॉलिड की कि वो जानबूझकर? तो मतलब इसमें सब फेसेस पर आ सकता है, तो सब पे आएगा ही आएगा, पॉसिबल है, और वो आएगा ही आएगा, अपने आप आएगा। लेकिन जहां पर सब फेसेस पर पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां सिर्फ एंड सेंटर्ड पर आएगा। एंड सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। अब देखिए, इसमें भी फेस सेंटर्ड है। अब हम कहेंगे इसमें जो फेस सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड है, तो हम क्यों ना इसका फेस सेंटर्ड और इसका एंड सेंटर्ड, ये एंड सेंटर्ड फेस सेंटर क्यों नहीं बन जाता? इसमें सारी तरफ क्यों नहीं आ रहा? अब इसका रीजन सुनिएगा, क्योंकि इसमें सारी साइडें इक्वल नहीं है। तो अगर कोई दो साइडों के बीच का गैप, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों के बीच का गैप कम होगा, तो सिर्फ एंड सेंटर्ड पॉसिबल होगा। अगर ये गैप सफिशिएंट होगा, तो फेस सेंटर्ड भी पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। और इसमें हमेशा गैप जो है वो सफिशिएंट होता है, क्योंकि सारे गैप इक्वल है। तो इसमें हमेशा सारे के सारे फेस सेंटर्ड, हमेशा से फेस सेंटर्ड होगा, एंड सेंटर्ड की जरूरत नहीं। एंड सेंटर्ड अपने आप फेस सेंटर्ड में बदल जाएगा। क्लियर है बेटा? ओके, ठीक। तो यानी ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्थोरोम्बिक के अंदर 4 होती है यूनिट सेल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। देखो भाई, 4 से ज्यादा यूनिट सेल होती नहीं, सीधी सी बात है। 5वीं एक और यूनिट सेल है, वो ये वाली, ये सबसे हेक्सागोनल वाली, इसको छोड़ दो। इसके अलावा ये जो क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड में सिर्फ 4 ही पॉसिबल है। अब आगे बात करते हैं ट्राई। हाँ बेटा। सर जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा था क्यूब का, तो सर उसका आंसर होगा उसकी सिमेट्री की वजह से। हाँ, उसकी सिमेट्री ऐसी है कि अगर वो खाली एटम नहीं रह सकता, खाली जगह नहीं रह सकती, या तो सारी भरेगा या फिर एक भी नहीं भरेगा। पॉसिबल ना हो तो एक भी नहीं भरेगा, सीधी सी बात है ना? लेकिन वो एंड सेंटर, मतलब क्यूबिक एंड सेंटर्ड नहीं बना सकता। वजह, क्योंकि क्यूबिक में फेस सेंटर्ड की सारी जगहें पॉसिबल होती है, इसलिए एंड सेंटर्ड बनाएगा तो वो सभी एंड्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, सिर्फ ऊपर नीचे वाले को नहीं करेगा, इसलिए वो फेस सेंटर्ड ही बना देगा। लेकिन
ऑर्थोरोम्बिक के अंदर दो साइडें छोटी हो सकती हैं, ठीक है, तो इसलिए वो सिर्फ एंड सेंटर्ड ही बना सकता है। हो सकता है उसकी सारी साइडों का गैप सफिशिएंट हो, इसलिए वो फेस सेंटर्ड भी बना सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि साइडों का गैप कितना है, इसलिए ऑर्थोरोम्बिक में एंड सेंटर्ड फेस सेंटर्ड दोनों पॉसिबल है। बट फेस सेंटर्ड के अंदर जो क्यूबिक वाला फेस सेंटर्ड है उसमें गैप हमेशा बराबर होता है, तो अगर उसमें फेस सेंटर्ड पॉसिबल है तो एंड सेंटर्ड भी पॉसिबल है, लेकिन एंड सेंटर्ड बनने के बाद उसे चार एटम इनसफिशिएंट रखने पड़ेंगे, कम रखने पड़ेंगे। भाई सॉलिड जब पैक होते हैं, हमने गर्म किया ठंडा किया तो अपने आप एक दूसरे के पास आ जाते हैं। हमारे लिए वो पॉसिबल थोड़ा है कि हम 4 एटम को उसमें से बाहर निकाल लें हर यूनिट सेल में से, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, इसलिए उसमें एंड सेंटर्ड नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस सर। ऐसे करके इनकी कैलकुलेशन करके इनकी साइडों को छोटा बड़ा करके टेढ़ा मेढ़ा तब जाके सारी पॉसिबिलिटीज आई थी, तो ये याद रख लेना। तो भाई इस तरह से इसमें 3 होंगी यूनिट सेल, इसके अंदर 2 होती हैं, टेट्रागोनल में। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ 1 होती है भाई। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है भाई, ऑल द साइड्स डिफरेंट लेंथ एंड ऑल एंगल आर डिफरेंट, सारी साइडें डिफरेंट लेंथ के, एंगल भी डिफरेंट है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स है, ये सीधा नहीं है, ये ऐसा हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स। समझ में आ रही है? कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है और कोई भी एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। सर इसका तो मतलब वो भी कराते हैं प्रैक्टिकल ट्राइक्लिनिक, मतलब इसका तो प्रैक्टिकल भी कराया था ट्राइक्लिनिक से क्रिस्टल फॉर्म में। ट्राइक्लिन का क्रिस्टल फॉर्म प्रैक्टिकल करवाया था, चलो सही, यस बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब आगे देखते हैं बेटा, एंड तो ये हमने ये भी कर लिया ट्राइक्लिनिक हो गया। अब देखिए आगे यहाँ से यूनिट सेल से एक रोम्बोहेड्रल होता है जिसको ट्राइगोनल बोलते हैं। ये टेट्रागोनल है, ये ट्राइक्लिनिक है, ये ट्राइगोनल है, ध्यान रखना, रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल। इसमें क्या होता है, ABC साइडें तीनों इक्वल है, लेकिन एंगल गामा अल्फा बीटा गामा ये भी इक्वल है, बट तीनों 90 के इक्वल टेढ़ा है ये, समझ गए? ऐसे करके सारा का सारा टेढ़ा है और 90 के इक्वल नहीं है एंगल, बट आपस में इक्वल है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, आपस में भी इक्वल नहीं है, ये तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स है, बात ही खत्म। क्लियर है सबको? अब बात करते हैं मोनोक्लिनिक यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल तो 7 तरह से हो सकती है, मोनोक्लिनिक में 2 पॉसिबल है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड। प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड ओनली, कभी भी उसके अंदर बाकी फेस सेंटर वगैरह, फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं ये जो हमने किया ना ट्राइक्लिनल और ट्राइक्लिनिक, ये ओनली 1 होता है ट्राइक्लिनिक में। ट्राइगोनल रोम्बोहेड्रल ओनली 1 होता है। इन दोनों में तो एक ही पॉसिबल है, सिर्फ प्रिमिटिव, बाकी कोई यूनिट सेल ही पॉसिबल नहीं है। एटम्स को रख के देखा गया, मैथमेटिकली सॉल्व करके देखा गया बेटा, और तब फाइंड किया कि हाँ एक ही पॉसिबल। आगे देखिए एक और है यूनिट सेल, ये सब आपको क्यूब या क्यूबॉइड फॉर्म में दिख रहे हैं, है ना, पैरेलल सारी साइडें। एक अलग ही है दुनिया से हटकर, इस टाइप में भी सॉलिड मिलता है और इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। यानी 7 टाइप की यूनिट सेल्स में से अगर आप सही सोचें, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, इन तीनों को तो अलग निकाल दो, तीनों अलग से याद हो सकती है बहुत आसानी से, ठीक है। कि इसमें तो सब कुछ अनइक्वल है ट्राइक्लिनिक में तो, ठीक है, तो ये तो कहानी खत्म। इसके बाद ट्राइगोनल, सेम सा नाम है, रोम्बोहेड्रल भी बोलते हैं। इसके अंदर साइड इक्वल है लेकिन एंगल भी इक्वल है, बट सब कुछ इक्वल है इसमें भी, बट 90 इक्वल नहीं है, बस ये ध्यान रख सकते हो, डायरेक्ट याद करने का तरीका। और ये सबसे दुनिया से अलग है। इसमें क्या होता है, गामा हमेशा 120 होता है, ठीक है, अल्फा बीटा 90 होते हैं और गामा हमेशा 120 होता है। आप कह सकते हैं गामा इक्वल नॉट 90, लेकिन ये 120 याद रखना आपको, ठीक है। ABC, A और B इक्वल है, लेकिन C साइड जो है वो इक्वल नहीं है। तो A और B का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर ये लगा लीजिए, यहाँ से A और B है, ठीक है, ये A और B, ये सारी A और B है जो हेक्सागन बना रही है नीचे, ठीक है। C साइड कौन सी है, नीचे से ऊपर तक वाली, ये C साइड है। यस, क्लियर है सबको? C साइड, है ना। तो C साइड इक्वल नहीं होती है, A और B इक्वल होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप हेक्सागन से ही याद रख सकते हैं। इसको बना के देखिए, इसके एंगल्स याद कीजिए, बार बार बना के एंगल याद करेंगे। सारी साइडें, सारे प्रिमिटिव सेल्स सब आपको बनाने आने चाहिए। और जब आपको ये सारे बनाने आ जाएंगे, फिर आप इसको अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद ट्रिक को देखेंगे, ट्रिक विल बी ईजियर टू यू, फिर ट्रिक आसान लगेगी, ठीक है। तो भाई अब हम ये कर चुके हैं, बॉडी सेंटर्ड क्या होते हैं, फेस सेंटर्ड क्या है, और इनके एग्जांपल दे रहे हैं। व्हाइट टिन, टिन व्हाइट कलर का भी होता है, टिन हल्का येलो भी होता है। SnO2 ये भी व्हाइट और हल्का येलो कलर का होता है, याद रख लेना, ठीक है। ये मैंने बनाया है अभी, इसका तो डायग्राम भी दिखा सकता हूँ। TiO2, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, टाइटेनियम ऑक्साइड,
तो ये सब के सब इसके एग्जांपल है। रोम्बिक सल्फर होता है, देखो भाई यहाँ रोम्बिक या ऑर्थोरोम्बिक का नाम है रोम्बिक सल्फर, ठीक है। रोम्बिक सल्फर, KNO3, BSO4, मैचबॉक्स, डस्टर, ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट देखिए कैल्साइट, CaCO3 को कैल्साइट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, HGS, सिनेबार। सिनेबार क्या होता है भाई पता है? नो नहीं पता? ये कुछ ना जैसे सिनेबार, शायद वो सुहागे को नहीं बोलते क्या सिनेबार, पता है किसी को? सर तारकुल को तो नहीं बोलते। सर क्या चीज? सुहागा, सुहागा नहीं, सिनेबार सर सिंदूर को बोलते एक हैं बार क्या? उसका स्ट्रक्चर बता दो कैसा होता है। क्या? एक बार स्ट्रक्चर बता दो, शायद याद आ जाए, नाम नहीं सुना है ऐसे। HGS होता है बेटा, मर्क्यूरिक सल्फाइड, सिनेबार। एक सुहागा हाँ होता है, सुना ये सर, वो बोरैक्स कहते हैं जैसे। ये सुहागा नहीं है, मरकरी का और होता है सिनेबार, जिसके अंदर मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, ठीक है। सर ये अमलगम तो नहीं है मरकरी का? क्या अमलगम तो नहीं है ना मरकरी का? मरकरी का अमलगम, जो भी मरकरी मेटल्स के साथ अमलगम बनाती है, सल्फर के साथ अमलगम नहीं बनाएगी। इसको शायद वो नहीं बोलते क्या, सिंदूर? मुझे इस पे डाउट है, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट रुकिए। सर मुझे तो साबुन जैसा नाम लग रहा है। हाँ मुझे इसका नाम साबुन जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। एक मिनट रुकिए, मैं चेक करता हूँ। केमिस्ट्री में सिंदूर नहीं भाई, सिंदूर अलग चीज है। द केमिकल नेम ऑफ द सिंदूर इज वर्मिलिनोन, हैविंग द केमिकल फॉर्मूला Pb3O4। Pb3O4 होता है, मैं गड़बड़ कर रहा था, मरकरी नहीं है, लेड। Pb3O4 ये फॉर्मूला होता है भाई सिंदूर का, ठीक है। लेड, याद था मुझे हाँ सर, ये याद था मेरे को। याद था, चलो बढ़िया बेटा। मैं पूछ रहा था इतनी देर से, आप बता ही देते, मेरे को चेक करना पड़ा, है ना। तो मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। चलिए ठीक है। मैं मतलब सिनेबार को सिंदूर से और उससे सुहागे से कंपेयर कर रहा था। मैं सुहागा और सिंदूर में इनमें कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है। सर उटपटांग हम लोग पूछते रहते हैं, मुझे तो ये सिंदूर साबुन का जैसा नाम लग केमिकल रहा है और फॉर्मूला कुछ नहीं बता। है। बहुत अच्छी बात है। खैर ये जनरल चीजें हैं। देखिए कई बार पढ़ाई में कुछ और होता है, जनरल चीजों में कुछ और होता है। दोनों का कॉम्बो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई पहले जरूरी है। जनरल नॉलेज तो बाद में मिल ही जाती है, सबको मिल जाती है। आइसोप्रोपाइल को आयोडीन कैसे बनाए? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडीन, आयोडोफॉर्म, अरे उससे रिएक्शन करवा दो आयोडीन से, I2 से, Ki बन जाएगा आयोडोफॉर्म। सर जरा लिख के दिखाना, मैं फिर कर लूंगा बात। ये आपको क्या बोलते हैं इसको, आइडोफॉर्म वाली रिएक्शन सर्च करो, सीधा आपको सीधा मिल जाएगा आइडोफॉर्म में क्या होता है, ओके सर। ठीक है। सर आपका कौन सा लेक्चर में हो? आइडोफॉर्म रिएक्शन, वैसे ये लेसन है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अंदर आएगा डिटेल के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनिक कर रहे हो क्या अभी? चलिए यस। तो भाई ये सारी चीजें हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं जरा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जिंक ये हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक के अंदर आएगा। मोनोक्लिनिक सल्फर, उसके अलावा सोडियम Na2SO4 10H2O K2 Cr2O7, ये आता है भाई ट्राई क्लिनिक में। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसकी यूनिट सेल, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या फिर H3BO3, ठीक है। और वो कौन सा एसिड होता है, बोरिक एसिड, है ना। ये होता है ट्राई क्लिनिक में। ट्राई क्लिनिक के एग्जाम्पल भी जबरदस्त वाले हैं, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्रोमेट और बोरिक एसिड। चलिए तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सी यूनिट सेल क्या काम करती है। और यूनिट सेल क्या होती है, जिसको बार बार रिपीट करने से, एक बार जैसी भी है वो उसको रिपीट करने से सारा क्रिस्टल अगर बन जाए उसको बोलते हैं यूनिट सेल। यस सुनैना बेटा बोलो। सर सिनेबार क्या बताया आपने? सिनेबार HGS होता है बेटा, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। रेड कलर का ही होता है, ये सिंदूर जैसा दिखता है लेकिन सिंदूर अलग चीज है। मुझे लगा था कि मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने भी कभी ये पढ़ा था सिंदूर का फॉर्मूला Pb3O4 होता है। लेड और मरकरी दोनों पॉइजनस होते हैं, तो मेरे दिमाग में मरकरी से आ गया कि यार पॉइजनस है और पॉइजनस ही सिंदूर होता है, ये मुझे याद था, ठीक है। तो अब मुझे लगा कि कहीं ये सिनेबार ही सिंदूर तो नहीं है, लेकिन सिनेबार को कुछ और नाम लेते हैं और सिंदूर का कोई और नाम होता है। होते दोनों रेड कलर के, सिंदूर भी रेड कलर है। अब आजकल जो सिंदूर आते हैं ना, देखिए इसका एक साइंटिफिक रिसर्च लेवल है कि मैरिड वुमेन्स जो हैं वो सिंदूर अपनी मांग में क्यों भरती है, उसका एक साइंटिफिक रीजन। आजकल जो सिंदूर आते हैं वो प्योर वाले नहीं आते, Pb3O4 वाले नहीं आते, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अगर वो Pb3O4 नहीं है तो डेफिनेटली उनको लगाने का कोई फायदा है नहीं।
वो सिंथेटिक केमिकल्स आते हैं जो आपके सिर में एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब होते हैं तो वो खराब करेंगे। इसलिए आजकल तो ना लड़कियां वो हल्का सा टिक्का सा लगा लेते हैं कि हम मैरिड है ना। यस। क्या होगा? और पता है लड़कियां बोलती हैं कि मैरिज के बाद हमें चूड़ी वूड़ी सब डालना पड़ता है, तिलक विलक लगाना पड़ता है, बट बॉयज उनको तो कुछ नहीं करना पड़ता है ना, वो तो ऐसे के ऐसे होते हैं। तो बॉयज पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं हमारा तो शक्ल से पता लग जाता है कि इसकी शादी हो चुकी है। सुना होगा ये, है ना। बेचारे के चेहरे पे दुख लोग। हाँ वो पता बेचारे नहीं, मैंने नहीं दुखी हो सुना जाते हैं ऐसा। शादी के, सभी दुखी हो जाते हैं शादी के बाद, ऐसा कुछ है। खैर ऐसा है नहीं, उस चीज का मिथ मत बनाइएगा। आप पढ़ने लिखने के बाद लड़कियों के दिमाग में सर बहुत लेड सारे तो पॉइजनस है, तो सर उससे तो काफी सारी दिक्कतें भी हो सकती है। जैसे सर वुमेन्स जैसे माथे में टच करती हैं और सर उसी से ही खाना बनाती है, और फिर भी बिल्कुल। सर देखिए सिंदूर को मांग में भरना, माथे पर नहीं, मांग में भरना बहुत अच्छा माना गया। पॉइजनस का मतलब है कि लेड जो है, लेड ऑक्साइड पॉइजनस होता है, याद रखना। लेड ऑक्साइड जो है वो पॉइजनस होता है। अब आपको क्या लगता है कि लेड PbO2, पता है PbO2 ये पॉइजनस होता है। PbO2 पॉइजनस है, बट PbO3O4 जो है वो पॉइजनस नहीं है। अब इसका रीजन क्या है कि PbO3 जो है वो पॉइजनस क्यों नहीं है भाई, बता सकते हैं? मतलब हमारे सिर पर लगाया जाता है वो, उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। 3 Pb और O4 होते हैं उसके अंदर, 4 ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब PbO2 जैसा नहीं रहता वो। PbO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए Pb लेड, O2 डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, लेड 4 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और ये लेड ऑक्साइड वो है PbO2 जो कि हमारे पेट्रोलियम में से निकलता है, और एयर के अंदर अगर ये चला जाए, अनलेडेड पेट्रोल, सीसा रहित पेट्रोल, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें पहले ये आता था हवा में पीबी ऑक्साइड हमारे उसमें जाता था बॉडी में, जो हमारे सर लेड बैटरी में भी तो यूज करते हैं PbO2। हाँ लेड बैटरी में यूज होता है, लेकिन वो हवा में नहीं उड़ता ना, लेकिन धुएं से हवा में उड़ रहा था, इसलिए लेड रहित सीसा रहित पेट्रोल आता है। ठीक है, पहले सीसा आता था उसमें, जो कि बाद में पता लगा कि पोल्यूशन में जो बीमारियां हो रही हैं लोगों को वो उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे हैं Pb3O4, देखिए Pb3O4 में क्या होता है, Pb3O4 इसके अंदर देखिए क्या होगा। Pb जो है, ठीक है, Pb जो है वो 3 लगे हुए हैं, तो 3 Pb और ऑक्सीजन 4 है, कैसे लगेगा ये Pb मुझे याद नहीं है थोड़ा सा, ऑक्सीजन 4 है, 3 Pb हो गए। सर पीबी की वैलेंसी कितनी होती है? हाँ, ऐसा कुछ होता है शायद ये। ऐसा कुछ होता है शायद स्ट्रक्चर, ऐसा ही होता है क्या? देखना वैलेंसियां पूरी हो रही हैं इनकी, 2 और 4 हो रही है ना, ठीक है, इसकी 4 है, इसकी 2 है, ऑक्सीजन हर जगह 2 है, सही है, सही, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन हर जगह 2 वैलेंसी पूरी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Pb 2 कर रहा है, Pb 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर Pb क्या है, 4 पॉजिटिव है। तो देखिए Pb 4 पॉजिटिव वाला ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा फर्क है, और सिर्फ स्ट्रक्चर के फर्क की वजह से इसका पॉइजनस नेचर खत्म हो जाता है। तो ये पॉइजनस नहीं होता, ये कहीं ना कहीं पता नहीं किस, मुझे बहुत साइंटिफिक नहीं पता, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो बॉडी में अब्जॉर्ब होता है, सिर में अब्जॉर्ब होता है, उसकी वजह से लेडीज को ये बहुत फायदा करता है। मेल्स के लिए सिंदूर लगाना सही नहीं है, उनको फायदा नहीं करता, ये साइंटिफिक है, प्योर साइंटिफिक। समझ में आ रही बात? बहुत गहरी बातें इनके पीछे, अभी तक इन पर रिसर्च भी हुई है, रिसर्च पेपर भी लिखे हुए हैं। अगर आप गूगल स्कॉलर पर, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि गूगल स्कॉलर से पेपर सर्च कर सकते हैं। यस सर। यस सर। तो आप गूगल स्कॉलर्स के ऊपर जाकर शोध गंगा, उसके अंदर गूगल स्कॉलर पर जाकर इसका स्नोपिस फॉर्मूला भर के सब कुछ करके आप इसका वो निकालिए कि ये क्या फायदा करता है, क्यों लगाना चाहिए, उसका आपको मिल जाएगा। किसी न किसी ने जरूर इस पर रिसर्च करी होगी, डेफिनेट। कुछ नेगेटिव पॉइंट भी मिल सकते हैं, बट हो सकता है कि वो रिसर्च के पॉइंट्स के व्यू से उनको नहीं पता लगा हो। पॉजिटिव मिलेंगे, नेगेटिव भी मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको ये फायदा करता है, नेगेटिव नहीं करता। ठीक है, हमारे जो एंशिएंट साइंस थी ना इंडियंस की, वो मूर्खों वाली साइंस में, ग्रेट साइंस में से साइंस थी। समझ में आ रही बात? तो ये समझ लेना कि बड़ी जबरदस्त चीज है। यस बी लाइक, अब मैं 7 जन्म तक शादी नहीं करूंगा। अरे ऐसा सर मुझे तो ये नहीं समझ आता, इनका निशाना आखिर मैं क्यों होता हूँ?
देखो ऐसा कुछ नहीं है, समझना क्यों है, एंजॉय योर लाइफ यार, किसी को तो बनाना ही निशाना है ना। तो आप जब अच्छे से बोलकर आंसर देते हो तो निशाना आपको ही मिलेगा, दूसरों को निशाना क्यों बनाएगा वो? जो इंसान नहीं बोलता है सर, उसी को, और ये तो नहीं सर, वो फन है। थोड़ा पर मैं एक बोलता चीज भी बता ज्यादा देता हूँ, है। इन्हीं चीजों की वजह से गर्ल्स जनरली डर जाती हैं, बॉयज को भी लगता है कि शादी में कुछ नहीं पड़ा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपनी उम्र खराब कर लेते हैं। बाद में एज जाने के बाद शादी करने का कोई फायदा नहीं होता, ये भी याद रखना। जो काम जिस उम्र में होना चाहिए उस उम्र में ही रहना चाहिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, इतने एबल बनिए कि आप जिन्हें जिन्हें आपको पसंद हो, जो प्रॉपर्टी आपको पसंद हो अपने जीवन साथी के अंदर, वो प्रॉपर्टी आपको मिलने का हक मिले। मैं गर्ल्स को जनरली कहता होता हूँ अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ने के बाद आप लोगों में वो एबिलिटी आ जाएगी कि आप अपने लिए हक से लड़ सकते हैं, समझ गए? यानी आप कह सकते हैं अपने मम्मी पापा से कि हमें इस तरह का पर्सन चाहिए क्योंकि हमें ये पसंद नहीं। समझ गए बेटा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन ये नेगेटिव चीजें मत दिमाग में बिठाइए। बहुत से गर्ल्स नेगेटिव चीजें बिठा लेते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, बाद में लाइफ का उनका पिछला स्पैन भी देखते हैं ना, वो लोग दुखी होते हैं। 20 साल बाद उनको लगता है कि नहीं, सही उम्र में शादी हो जाती तो अच्छा था, हमने गलत फैसले किए, क्योंकि माँ बाप की हम सुनते नहीं है, बाहर के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो सही एज में शादी नहीं कर पाते। कुछ लड़कियां सही एज में शादी कर लेती हैं, लेकिन उनको अच्छा हस्बैंड ना मिलने की वजह से गलतियां होती हैं। गलतियों की वजह ये नहीं होता कि उन्होंने गलत काम किया कि शादी करनी लेट चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। अरे चलिए छोड़िए आप लोग अपनी बातें, ये बुरा नहीं लगा, बुरे वाली कोई बात नहीं थी। कोऑर्डिनेशन नंबर सुनिए भाई अब जरा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने भी नियरिंग एटम टच कर रहे होते हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। टचिंग एटम, जैसे मान लीजिए एक सेंटर में एटम है, तो एक एटम ऊपर है, एक एटम नीचे है, एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, एक इसके ऊपर होगा ना और एक इसके नीचे होगा, तो कितने हो गए? 6। यस, समझ में आ गया? लेकिन अगर मैं क्यूब की बात करता हूँ, जरा ध्यान से मेरे को इसका आंसर देना, अगर आपने इसको अच्छे से देखा तो मैं एक परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा हूँ और उसके सभी प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो, मतलब कॉर्नर्स के ऊपर तो है ही एटम, प्लस एक बीच में सेंटर में। अब बताइए सेंटर वाले एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? सर 8। ध्यान दो, 8 कॉर्नर पर 8 इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, सभी टच कर रहे हैं। हम इन्हें दिखाते दूर हैं बेटा, फेस सेंटर पे नहीं लिखा, ये देखिए फेस हम सेंटर पे नहीं है एक भी, क्या इस पे फेस सेंटर में एक भी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, फेस में कुछ नहीं है, हम इन्हें दिखाते दूर हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे से टच कर रहे होते हैं। अब देखिए मैं ऐसे करके टच करके 2 एटम बना रहा हूँ, फिर 2 एटम ये बना दिए, अब इसके बीच में मैंने सेंटर में एक एटम बनाया, इनके पीछे मुझे 4 एटम और बनाने, वो मैं बना ही नहीं पाऊंगा ना, इसलिए हम इनको दूर दिखाते हैं। लेकिन ये होते क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल टच करते हैं, ऐसे करके एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं ये एटम कॉर्नर वाले। सर ट्रायंगल है ना? हाँ ट्रायंगल है ना? सॉरी बेटा क्या कह रहे हो? ये क्यूब है बेटा। ट्रायंगल है ना? नहीं वो ट्रायंगल शेप वाला ना जो अभी आपने। अरे नहीं क्यूबिक है यार, ट्राइगोनल कैसे होगा? मैं कह रहा हूँ क्यूब में बॉडी सेंटर्ड होता है कि नहीं होता? पिछले डायग्राम में देखिए क्यूब में बॉडी सेंटर था कि नहीं, ये रहा क्यूब में बॉडी सेंटर्ड। सिंपल, समझ गए ना बेटा? किसी और में भी बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, बट मैंने नाम ही आपको क्यूब बोला था ना, तो फिर आप ऐसे अपनी तरफ से थोड़ा लगा दोगे वो क्यूब को आप ट्राइगोनल बना रहे हो, नहीं बना सकते हम। क्लियर है? जी सर। तो पड़ोसी एटम जो टच करते हैं उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। द नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल अराउंड द स्पेसिफिक पार्टिकल इज गिवन एज द क्रिस्टलाइन इन द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने कोऑर्डिनेशन पूरी केमिस्ट्री कर ली है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम पढ़ चुके हैं, दैट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, लेकिन यहां आता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, अब बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की। तो देखिए एक यूनिट सेल के अंदर, सिंपल करके दे देता हूं मैं, फिर उसके बाद इसको खत्म करेंगे, हम ज्यादा नहीं जाने वाले आज, ठीक है। एक यूनिट सेल के अंदर सेंटर के अंदर एक एटम बैठा है। एक और चीज बता देता हूं, ये जो नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल है ना, ध्यान दे लेना भाई सभी, नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल वो बोलते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, इसको हम बहुत ध्यान से करना। नियरेस्ट के बाद नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा है, फिर सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा है, थर्ड नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा, थर्ड तक जाएंगे। क्लियर है? यस सर। कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड वाले अलग है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं वो अलग चीज है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टचिंग एटम्स, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है जिसमें, ठीक है। तो ये वैसा है। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल, इसको भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पैकिंग फ्रैक्शन आता है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि कितना पैक्ड है। तो देखिए जरा, एक क्यूब है, इसके अंदर क्यूबिक में आपको प्रिमिटिव क्यूब दे दिया, सभी कॉर्नर के एटम पर तो मिलेंगे। बताइए जरा इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब, यस यस सर। वॉल्यूम। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है भाई? ए क्यूब में क्या इन 8 एटम्स का वॉल्यूम ए क्यूब के बराबर होगा? अगर हो गया तो 100% पूरा भरा हुआ है, ये खाली नहीं है बीच सर में। फिर तो ये पूरा भरा हो जाएगा। जब दो एटम आपस में एक दूसरे को टच करेंगे तो ये बीच में एक खाली जगह रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? यस यस सर। पूरा भरा तो ये हो नहीं सकता, पहली बात। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम जितना है और जितना भरा हुआ है, फिल्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम को फील्ड से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, बन गई पैकिंग फ्रैक्शन, कितना हिस्सा भरा हुआ है इसका। क्लियर है बेटा? ओके सर। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे आता है भाई कि कितना भरा हुआ हिस्सा है। तो उसको अब कैसे निकालते हैं? सिर्फ एक के लिए नहीं, सभी सेल्स के लिए निकालेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन देखिए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन द प्रेजेंस इन द सेल, वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल, टोटल क्रिस्टल का वॉल्यूम यानी यूनिट सेल का वॉल्यूम, सीधी सी बात है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। हम वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ये वाला ज्यादा अच्छा है, और इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट, तो एटम का वॉल्यूम कितना होता है भाई? एटम स्फेरिकल होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। यस 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है सबको? 10th में पढ़ा होगा। तो ये हो गया नंबर। जेड क्या है? नंबर ऑफ एटम। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर आ रहा है। जेड है नंबर ऑफ एटम। कितने? ज्यादातर तो 4 ही लगाएंगे ना हम लोग, सिर्फ हेक्सागोनल के लिए ज्यादा हो जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है, टोटल यूनिट सेल के नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वी मतलब वॉल्यूम, हो गया सीधा सीधा। समझ में आ गया भी सबको? यस Z is सर। the number present in the unit cell, number formula unit cell of the ionic cell। ionic crystal के लिए नंबर फॉर्मूला यूनिट है। गोल्डन की पॉइंट्स है भाई, देखिए नंबर ऑफ कॉर्नर 8 होते हैं, एज 12 होते हैं, ये हमने किया था। एज कौन से हैं? ये वाले एज हैं, ये देखिए ये वाला एज जो दो साइड यस सही है ना। तो 1 2 3 4 4 तो ये हो गए, फिर 1 2 3 4 8 हो गए, फिर 1 2 3 4 12 हो गए। सर वो बिंदु को कहते हैं एज, इसको कहते हैं। हाँ सर सही सही। तो देखिए कॉर्नर 8, एज 12, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? बॉडी डायगोनल मतलब सबसे बड़ा डायगोनल, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, नीचे वाले तक, इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक, बॉडी डायगोनल 4 होते हैं। यस क्लियर है? यस सर क्लियर है। बॉडी डायगोनल। फेस डायगोनल, नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। फेस वही छत, ऊपर नीचे चारों दीवारें, दीवार को फेस बोलते हैं। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के अंदर सेंटर तो एक ही होगा ना। और नंबर ऑफ फेस डायगोनल, फेस वाले डायगोनल कितने होते हैं? देखिए ये फेस है सर 12, एक डायगोनल हो गया, एक ही हो गया। 6 फेस हैं, 6 फेसेस में हर एक फेस में कितने डायगोनल है? 2 डायगोनल आ रहे हैं, 2 तो 12 हो गए। क्लियर है सबको? सर। ठीक है। तो ये चीज भी अब आपको याद होनी चाहिए, सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। बाद में इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल करने वाले हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब इसी के अंदर एक यूनिट सेल जो कॉर्नर्स के ऊपर, अब ये ध्यान रखना भाई, ये एक डब्बा है, छोटा सा डब्बा जो आपके सामने है, ठीक है, चौरस बॉक्स है, और इस बॉक्स के चारों तरफ देखिए ये पीछे दूसरा बॉक्स है, ऊपर तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां, 8 बॉक्स इकट्ठे लगा रखे हैं। क्लियर है? दिख रहा है सबको? है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये कॉर्नर है एक बॉक्स का, मान लीजिए इस बॉक्स का कॉर्नर है, इधर वाले बॉक्स का ये कॉर्नर है, ठीक है, कुछ ऐसे ये कॉर्नर है इधर वाले बॉक्स का, ये कॉर्नर। तो ये कॉर्नर जो है, आपको लग रहा है कॉर्नर पे एक एटम होता है, लेकिन ये कॉर्नर जो है बाकी के टोटल कितने बचे? 7 कॉर्नर और शेयर कर रहे हैं। इस डब्बे का भी कॉर्नर है, उसका भी कॉर्नर है, इसका भी कॉर्नर है, इस डब्बे का भी कॉर्नर है, इसका भी कॉर्नर है, नीचे वालों का भी कॉर्नर है, सबका कॉर्नर है ना, ये तो कॉमन है सबका। यस। तो यानी एक एटम जो क्यूब के अंदर कॉर्नर पर होता है वो 8 यूनिट सेल को शेयर करता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। ये किसी को नहीं समझ में आया तो बताइए। यूनिट सेल से मतलब जो जैसे क्यूब के है। तो देखिए अब जरा ध्यान दीजिएगा,
यूनिट सेल आप सर 8 कैसे होगा इसमें? बताता हूं, आप एक रूम को इमेजिन करिए, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम के लेफ्ट साइड में एक और रूम लगा सकते हैं। लगा Yes. सकते हैं सर। यस अब सर। आप उस रूम के किसी कॉर्नर को इमेजिन कर लीजिए, जैसे आपके सामने लेफ्ट साइड में एक कॉर्नर इमेजिन कीजिए, उस कॉर्नर के अब बराबर वाले रूम में मैंने एक और रूम बना दिया, उस रूम के बन सकता है बिल्कुल, उसको भी तो वो कॉर्नर शेयर करेगा, यस और नॉट। अब जो दो रूम आपने लेफ्ट साइड में एक रूम लगाया, एक आपका रूम है, दोनों के आगे की तरफ दो रूम और बना सकते हैं, उनका कॉर्नर भी वही होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यानी 4 रूम का कॉर्नर एक हो गया, और उन्हीं 4 रूम के ऊपर भी तो 4 रूम आ सकते हैं, तो 8 रूम का कॉर्नर एक बना, 8 रूम का कॉर्नर। तो इस तरह से एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल को शेयर करता है। हाँ भाई, क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। तो इस तरह से एक कॉर्नर जो है वो 8 यूनिट सेल्स को शेयर करता है। तो मतलब एक यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा आएगा? 1/8 आएगा। 8 कॉर्नर होते हैं एक यूनिट सेल में, तो 1/8 को 8 बार जोड़ दो या फिर 8 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। 8 कॉर्नर्स, तो टोटल क्या आ गया? एक ही। यानी कि जो कॉर्नर पर प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कॉर्नर होता है, उस कॉर्नर के ऊपर जो एटम लगे होते हैं वो एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर से एक ही एटम होता है, एक एटम ओनली। तो हम अगर उसकी पैकिंग एफिशिएंसी लगाएं क्यूबिक वाले की, तो क्यूबिक वाले की पैकिंग एफिशिएंसी देखो, 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 एटम्स हैं, बिल्कुल हैं 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम, है ना। अब इन 8 एटम्स का यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन तो एक ही एटम कर रहा है, क्योंकि 8वां हिस्सा एक एटम का 8वां हिस्सा। हाँ बेटा, यस सर। तो एक एटम का 8वां हिस्सा कर रहा है, तो 8 एटम्स का कितना टोटल 1 एटम शेयर करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, यानी कि हम क्या सीधा 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम एटम की रेडियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या आएगा? a क्यूब। सर एक ही से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है मतलब 8 तो अंदर अंदर है ना उसके अंदर 8 थोड़ा है, ये यूनिट सेल के बराबर में भी एक यूनिट सेल लगी हुई है, इसके ऊपर भी एक, समझ गए ना। तो हम सब ठीक है सर, समझ गए। अंदर की तरफ तो एक ही आ रहा है। तो इस तरह से 1/3 पाई आर क्यूब। अगर मान लो मैं इसके सेंटर में एक और रख दूं तो सेंटर वाला तो किसी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, वो तो इसी में है, तो 2 एटम हो जाएंगे टोटल। क्लियर है? ओके सर, ऐसे क्लियर। अगर मैं एज पर एक एटम रख दूं तो देखो, एक रूम को 4 रूम, एक आगे वाला, इधर आगे वाला और एक इसके बराबर वाला, 4 रूम शेयर करते हैं। तो एज जो है, एज कितने हैं टोटल? 12 एज हैं। 12 एज है, और एक एज में 1/4 ही शेयर होता है एटम, क्योंकि एक एज को 4 रूम शेयर करते हैं। एक दीवार के कॉर्नर को, मतलब एज किनारे को 4 रूम शेयर करते हैं, तो यानी 4 12 into 4 यानी कि आ गया 3, यानी कि 3। अगर एज, सभी एज के ऊपर अगर एटम हो तो 3 एटम तो एज के हो गए, और एक एटम किसका हो गया? जो यूनिट सेल का मतलब कॉर्नर वाला, वो तो हमेशा रहेगा एक, तो 8वां कॉर्नर का। तो टोटल 4 एटम्स हो जाएंगे, उनका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब इनटू 100 होगी पैकिंग एफिशिएंसी। समझ में आया भी क्या होती है पैकिंग एफिशिएंसी? ओके, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करती है पैकिंग एफिशिएंसी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो आपको बस ये दिखाना था, इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे कुछ इसके, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या कहा है, फेस में, फेस सेंटर्ड 6 हैं, कॉर्नर पर 8 होते हैं, फेस पर 6 हैं, फेस डायगोनल 12 होते हैं, ये XYZ बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, एज 12 होते हैं। तो ये सारी चीजें वही चीजें लिख रही हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम डिफरेंट। तो देखिए भाई, कॉर्नर्स के ऊपर ये चीज मैंने आपको समझाई, कॉर्नर पर 8 होते हैं, 1/8 पर करेगा तो टोटल 1 आएगा, ठीक है। एन एटम प्रेजेंट, तो कॉर्नर एट क्यूब, तो हमेशा एक कॉर्नर क्यूब ऑफ 8, सो 1/8 पार्ट ऑफ द एटम इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, तो 1/8 हो जाएगा। फेस के ऊपर क्या होता है? फेस तो भाई कमरे की दीवार है, दीवार तो 2 कमरों में ही शेयर हो सकती है ना, एक दीवार 2 से ज्यादा में तो हो ही नहीं सकती, तो 1/2 हो जाएगा। यस, ये समझ में आ रहा है? यस सर। कॉर्नर 1/8 हो जाएगा, क्योंकि 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 एक में 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होंगे। एज 1/12 होगा, 1/4 होगा, ये मैंने अभी बताया था आपको, है ना। फिर इसके बाद क्यूब सेंटर इज नॉट कॉमन इन एनी अदर क्यूब। क्यूब के सेंटर में तो कोई कॉमन होता ही नहीं है, तो वो पूरा का पूरा एक 1 कंप्लीट एटम शेयर होगा। ये भी हम बात कर चुके हैं। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर, क्लियर है ना। ये चीज आपको आनी चाहिए बेटा, एट एवरी कॉस्ट।
आगे बढ़ते हैं। नहीं भी आएगा तो दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये पर ध्यान से समझ लीजिए। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल एंड क्यूब डायगोनल। फेस डायगोनल और क्यूब डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं भाई? फेस डायगोनल की लेंथ तो बहुत आसान है, याद है सबको, ये ए है, ये भी ए है ना, ये अंडर रूट है, क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2a। यस सर। कैसे आया अंडर रूट 2a? पता होगा, हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल है, आने की जरूरत है ये सबको, पता है सर, मैथ वाले हैं। पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है तो डेफिनेटली अंडर रूट 2 आ गया। लेकिन जो बॉडी डायगोनल होता है तो देखो ये है अंडर रूट 2a और ये वाली साइड है a, ठीक है, और ये अंडर रूट 2a अभी हमने निकाला। तो ये हाइपोटेन्यूज और बेस और परपेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेन्यूज ये निकालना है तो BD की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट 3a स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस a का स्क्वायर, इसका अंडर रूट जो है वो क्या आ जाएगा? तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो रूट 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर का यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना? अंडर रूट 3a आ जाएगा। यस, क्लियर हुआ ये सबको? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको अब याद रखना है कि क्यूब का डायगोनल अंडर रूट 3a होता है, सीधी सी बात है, और डायगोनल फेस का डायगोनल अंडर रूट 2a होता है, इसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फेसेस, दो एडजेसेंट फेस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? एडजेसेंट फेस, ये फेस है और ये फेस है, ये एडजेसेंट है, यस और नॉट? सर नो सर, नहीं है, सर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो? सर समझ नहीं आया, मतलब समझ नहीं आया, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ नहीं आया। देखिए ये एक फेस सर है, एडजेसेंट है तो क्यों है ये? एक फेस है, ये दूसरा फेस है, जो एक दूसरे को टच करते हैं, वो वाले फेस, ये टचिंग वाले फेस की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों फेस एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ ठीक है, तो ये कह रहा है इन दोनों के बीच के जो एटम्स हैं इनका डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस निकालना। समझ में आया? यस 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 सर, यस सर। तो देखिए कैसे होगा जरा, मैं ये डायगोनल बनाता हूँ, डायगोनल अंडर रूट 2a है, अंडर रूट 2a को 2 से डिवाइड कर दो, अंडर रूट 2a को 2 से डिवाइड कर दो, ये हाफ आ गया, ये आ गया इसका सेंटर। क्लियर है? समझ में आया? तो यानी यहां से एक फेस के कॉर्नर से एटम, ये इसने यही दिखाया, अंडर रूट 2a डिवाइड बाय 2, दो एडजेसेंट फेस के और डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट फेस सेंटर्स, टू एडजेसेंट फेस सेंटर्स का डिस्टेंस, तो इसका और इसका डिस्टेंस आपको निकालना है। ये आपने साइड निकाल ली, ये साइड भी आपको अंडर रूट 2a पता लग गया, इन दोनों का डिस्टेंस कितना निकलेगा? इक्वी और आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, अंडर रूट 2a डिवाइड बाय 2 भी आएगा। समझ में आया? तो सर ये तो बाहर ही आ जाएगा ना? क्या बेटा? ये तो बाहर ही आ जाएगा ना? ए बाहर आ जाएगा, सर यहाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया इसको हम डिराइव करेंगे, मत चिंता कीजिए, कुछ और चीजें भी है यहाँ पर जो मेरे को ये सारी समझानी है, तो नो वरी अबाउट दिस। मैं इस लेक्चर को यहीं ऑफ कर रहा हूँ, दैट्स ऑल फॉर द टुडेस लेक्चर। मेरी नेक्स्ट क्लास भी मुझे अभी याद आई सर, फिर वो आपका कौन से लेक्चर में हो?